स्वागत है आपका फिर से एक्सप्लेनो मूवी में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है डोंट टर्न आउट द लाइट्स। कहानी की शुरुआत में हम कैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पार्क में आई हुई है। वो एक छोटी लड़की की तरफ देख रही है, लेकिन वो छोटी लड़की बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी कि तभी कैरी के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड गेबी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि आज इनकी एक फ्रेंड का बर्थडे है जिसका नाम ओलिविया है। तभी वहाँ पर उनका एक और फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम क्रिश है। वहाँ पर उनकी फ्रेंड ओलिविया भी आ जाती है जिसका आज बर्थडे है। ओलिविया के साथ में यहाँ पर बेट्सी नाम की लड़की भी आती है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है और वो अपने पैसों का बहुत ज्यादा दिखावा भी करती है। ओलिविया यहाँ पर बताती है कि ये वीकेंड हम बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं और इस काम के अंदर कोई भी कसर नहीं रहने वाली है। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लान किया है। वो बताती है कि मैं तुम सभी को एक जगह पर लेकर जाने वाली हूँ और हम सब वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से माइकल नाम का एक आदमी बाहर निकलता है जो कि ओलिविया का बॉयफ्रेंड है। माइकल के साथ में यहाँ पर जोसेफ नाम का एक लड़का और आता है जो कि एक आर्मी में है। कैरी यहाँ पर जोसेफ के साथ में करीबियां बढ़ाने की कोशिश करती है। वो उससे बात करने जाती है। इसके बाद वो लोग बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ये सब लोग बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। वो सब लोग उस बस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में वो बस को एक पेट्रोल स्टेशन पर रोकते हैं और वहाँ से वो लोग कुछ स्नैक्स लेने के लिए भी उतर जाते हैं। फिर जेसन नाम का जो लड़का था वो गाड़ी में फ्यूल डालने लग जाता है। कैरी फिर से जेसन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आऊँ। इस पर जेसन उसे मना कर देता है। गेबी और बेट्सी दोनों स्टोर में जाकर सामान लाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर दो ठरकी आदमी भी थे जो कि इन दोनों की तरफ गलत इशारे करने लग जाते हैं। ये दोनों भी कम थोड़े ही थी। ये लोग उन्हें पलटकर जवाब देने लग जाती है। अब वो ठरकी लोग उन दोनों के साथ में गलत हरकतें करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जेसन भी है जो कि आर्मी में है, तो इसलिए वो उन बुढ़ों की पिटाई करता है और दोनों की जान बचा लेता है। फिर ये लोग अपनी गाड़ी को लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जेसन यहाँ पर गाड़ी चला रहा था। वो सभी लोग जेसन की तारीफ करने लगते हैं कि तुमने हमारी जान बचा ली, लेकिन तभी वो पीछे देखते हैं कि उन बूढ़े लोगों की गाड़ी उनके पीछे आ रही है। इसलिए जेसन अपनी गाड़ी को भगाने लग जाता है, लेकिन वो बूढ़े लोग बार बार अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी से टकरा रहे थे। इससे गाड़ी में बैठे सारे लोग डर जाते हैं। जेसन उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते पर मोड़ लेता है और इस तरह से उन लोगों का उन बूढ़े लोगों से पीछा छूट जाता है। ये लोग अपनी गाड़ी को एक जगह पर लाकर रोक लेते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। माइकल ये देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है कि उसकी गाड़ी का नुकसान हो चुका है। ये उसके अंकल की गाड़ी थी और अब वो उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, बेट्सी काफी ज्यादा अमीर लड़की है। वो उसे कहती है कि तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना और अपनी गाड़ी को सही करवा लेना। इधर कैरी पुलिस को फोन करने लग जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है। वो कहती है कि वो लोग हमारे पीछे फिर से आ सकते हैं, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन बाकी के सारे लोग उसे मना करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास में पहले से ही नशे का बहुत ज्यादा सामान है। पुलिस उन बूढ़े लोगों को पकड़ने की जगह उन्हें ही पकड़ लेगी और वो लोग अपनी पार्टी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो सब लोग एक ब्लू लाइट नाम की जगह पर जा रहे थे, लेकिन अब वो रास्ता भटक चुके थे और उनके पास में फोन में सिग्नल भी नहीं था। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि हम लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और आगे उन्हें कोई भी इंसान मिलेगा तो वो उनसे वो रास्ता पूछ लेंगे और इसीलिए वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। कैरी यहाँ पर जेसन से दोस्ती करने का सोच रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। थोड़ी दूर चलने के बाद में वो लोग एक नई लग्जरी कार को भी देखते हैं जो कि बीच रास्ते पर रुकी हुई थी। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस गाड़ी को बीच रास्ते में कौन खड़ी कर सकता है, लेकिन वो सब इस बात को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उस गाड़ी में एक पुराना मैप होता है। जेसन उसे देखता है और उसी के सारे वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और तब तक रात भी हो चुकी थी। वो लोग एक होटल पर रुकते हैं। क्रिश और कैरी दोनों उस होटल के अंदर जाते हैं ताकि वो रास्ता पूछ सकें। अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब था। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी उन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन दोनों इस बात को इग्नोर करते हैं और होटल के मालिक से आगे का रास्ता पूछते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, आगे मत जाओ। बस वो इतनी सी बात कहता है। कैरी उसे कहती है कि हम यहाँ पर डिनर भी करने वाले हैं, तो प्लीज उसे आगे का रास्ता बता दो।
लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उन्हें रास्ता नहीं बताते हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। इसीलिए वो लोग वापस अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। कैरी बताती है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो बताती है कि उन्हें ब्लू लाइट का रास्ता उन्होंने नहीं बताया और ये कहा है कि वापस चले जाओ। लेकिन ये सब लोग फैसला करते हैं कि वो उनकी बात नहीं सुनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि उन्हें पार्टी जो करनी थी। यहाँ पर जो कृष्ण नाम का लड़का है वो टल्ली होकर सो चुका है। अब वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी गाड़ी थोड़ी ही दूर आई थी कि उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी किसी बड़ी सी चीज से टकरा गई है और अब गाड़ी फिर से शुरू नहीं हो रही है। ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जेसन बोलता है कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन माइकल फैसला करता है कि वो उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरेगा। माइकल गाड़ी से उतर जाता है। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी से आखिर क्या टकराया है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता है। वो कहता है कि हमारी गाड़ी से कुछ भी नहीं टकराया है और हमारी गाड़ी एकदम सुरक्षित है। इसके बाद वो गाड़ी के बोनट को खोलकर उसे देखने लगता है और वो गाड़ी को सही कर देता है। लेकिन तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उसका पता लगाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। ओलिविया उसे जंगल की तरफ जाते हुए देख ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुरा साया आता है और उसके आते ही वो माइकल को मार देता है। ये सब देखकर ओलिविया बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर माइकल के साथ में हुआ क्या है। तभी उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जेसन बोलता है कि मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि आखिर चीज क्या है, तब तक तुम ये सब दरवाजे बंद कर लो। वो एक बंदूक को लेता है और बाहर चला जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। जेसन वहाँ पर बंदूक और फोन की रोशनी करते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम में से जो भी है कोई वो सामने आ जाओ। वो माइकल को भी आवाज लगाता है, लेकिन माइकल उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी उसके पास एक बुरा साया आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। तभी हमें गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे गाड़ी के अंदर जितनी भी लड़कियां थी वो सारी डर जाती है। तभी जेसन वहाँ पर रेंगता हुआ गाड़ी के पास आता है। वो पूरी तरह से खून में लथपथ था कि तभी एक अनदेखी शक्ति उसे खींचकर अपनी तरफ ले जाती है। ये सब वो लड़कियां अपनी आंखों से देख लेती है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि जेसन खून में लथपथ था और अब उनके पास में वहाँ से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। वो सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेती है और यहाँ पर जो बेट्सी नाम की लड़की है वो गाड़ी चलाने की कोशिश करती है और गाड़ी चल भी जाती है। गाड़ी आगे तो बढ़ती है लेकिन एक जगह पर जाकर रुक जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई उनकी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी फिर से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से उन्होंने ड्राइव किया था। ये सब देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो तीनों आपस में बातें कर रही है। तभी बेट्सी कहती है कि शायद वो सब लोग उनके साथ में मजाक कर रहे हैं क्योंकि माइकल और जेसन एक दूसरे को जानते हैं। हम जेसन को नहीं जानते हैं और जेसन के पास में तो बंदूक भी थी और जो माइकल की गर्लफ्रेंड ओलिविया है वो भी काफी टाइम से बेहोश पड़ी है और शायद ये सब लोग उनके साथ में एक प्रैंक कर रहे हैं और हो सकता है शायद वो लोग ब्लू लाइट नाम की जगह पर जाना ही नहीं चाहते हो। वो लोग सिर्फ इंजॉय करना चाहते थे और प्रैंक करना चाहते थे और शायद इसीलिए वो लोग उन्हें इस सुनसान जगह पर लेकर आए हैं। इसीलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गैबी और कैरी भी इस बात को समझ जाती हैं। इसीलिए हमें इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए और हमें ओलिविया को सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए वो ओलिविया को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओलिविया उठ ही नहीं रही थी। तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि इनकी गाड़ी के ऊपर कोई जानवर आ चुका है, लेकिन ये कोई जानवर नहीं था, ये एक बुरी आत्मा थी। इसीलिए ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इससे इन तीनों को पता चल जाता है कि कोई भी हमारे साथ में प्रैंक नहीं कर रहा है। इसीलिए वो जल्दी से भागकर क्रिश के पास जाते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिश उठने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो काफी ज्यादा नशे में था। तभी हम देखते हैं कि ओलिविया अपने बॉयफ्रेंड माइकल से फोन पर बातें कर रही है और माइकल उसे गाड़ी से बाहर बुला रहा है। लेकिन तभी ये लड़कियां देखती है कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है, तो फिर ओलिविया किसी से बात कैसे कर सकती है। लेकिन कुछ भी समझने से पहले ओलिविया गाड़ी से बाहर निकल जाती है। ओलिविया आगे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया है। वो अपने बॉयफ्रेंड माइकल को आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं आ जाता है और कोई माइकल की आवाज में उसे अपनी तरफ बुला रहा था। लेकिन तभी ओलिविया को होश आता है। उसे लगता है कि ये सब एक छलावा है। ओलिविया उस कोहरे के अंदर पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो लड़कियां ये सब देख ही रही थी। तभी उनको गेट पे से आवाज आती है।
वो ओलिविया की आवाज थी। वो गेट खोलने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि उन्हें सामने ओलिविया दिख रही थी। ओलिविया अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा दूर खड़ी थी, तो फिर गेट पर शायद तक कोई बुरी शक्ति थी, क्योंकि एक ही इंसान दो जगहों पर कैसे हो सकता है, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती हैं। थोड़ी देर बाद में वो शोर आना बंद हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद हमने ओलिविया को खो दिया है। कैरी कहती है कि उन होटल वालों ने उन्हें पहले ही कहा था कि यहाँ से लौट जाओ, लेकिन उन्हें तो इस बकवास ट्रिप के ऊपर आना था और अब हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। गेबी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। वो कहती है कि इससे मेरे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया तो आएगा ही। अब ये तीनों भूतों की बातें करने लग जाती है। वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स हमें भूतों की कहानियां सुनाते थे, शायद ये भूत असली का है। लेकिन केरी ये सब मानने को तैयार ही नहीं थी कि तभी उन्हें फिर से शोर सुनाई देता है। ये शोर खिड़की की तरफ से आ रहा था। उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने पास में हथियार रख लेती है। यहाँ पर गेबी एक प्लान बनाती है कि वो जंगल की तरफ भाग जाएगी और उसे जो भी दिखेगा उससे वो मदद लेने की कोशिश करेगी। लेकिन केरी और बेट्सी को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा बकवास लगता है। वो कहती है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन गेबी ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो बाहर निकल जाती है। जैसे ही गेबी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है जो ओलिविया है उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसका हाथ तक कटा हुआ है, मतलब ओलिविया सच में यहाँ पर थी। लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये शायद कोई आत्मा है। उन्हें इस सब का बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। गेबी वहाँ से चली जाती है। अब कैरी और बेट्सी दोनों ही गाड़ी में अकेले हैं। उन दोनों की शुरुआत से लेकर अब तक कभी भी नहीं बनी है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती है और पुराने सारे गिले शिकवे भुलाने लगती है कि तभी गाड़ी में जो लाइट थी वो भी बंद हो जाती है और पूरी गाड़ी में अंधेरा हो जाता है। वो लोग एक मोमबत्ती को जलाते हैं, लेकिन कुछ साया इस मोमबत्ती को भी बुझा देता है। उन्हें अब बहुत ज्यादा डरावने डरावने सपने आने लगते हैं कि तभी उनका जो दोस्त था क्रिश, उसे होश आ जाता है। वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। क्रिश पूछता है कि तुम लोग क्या कर रही हो और बाकी के सारे लोग कहाँ पर है। तब वो उसे बताती है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ हम दो ही बचे हैं। वो उसे बताती है कि गेबी बाहर गई हुई है मदद के लिए, लेकिन क्रिश को इन सब बातों पर कुछ भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। वो उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास में कोई सबूत है तो वो दिखाओ। लेकिन तभी गाड़ी के ऊपर फिर से कोई आ जाता है और जोर जोर से गाड़ी हिलने लगती है। अब क्रिश को यकीन हो चुका था। वो उन्हें कहता है कि हमें इस गाड़ी को यहाँ से लेकर जाना होगा। लड़कियां बताती है कि गाड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन क्रिश कहता है कि मैं गाड़ी को सही कर सकता हूँ। इसीलिए वो अपने कुछ टूल्स लेता है और गाड़ी से बाहर चला जाता है। बेट्सी नाम की लड़की उस गाड़ी को चलाने की कोशिश करती है। क्रिश अपने साथ में एक चाकू भी लेकर गया है, लेकिन तभी उसे गाड़ी के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे की तरफ देखता है कि तभी कोई बुरा साया उस चाकू को उसी के हाथ में घुसा देता है। उसके पास में कैरी आती है और वो उसकी मदद करने लगती है। वो गाड़ी को फिर से सही करने लगते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं है। उन्हें पता चलता है कि एक एक्स्ट्रा टंकी भी हमने रखी हुई है जो कि गाड़ी के पीछे की तरफ है। वो लोग गाड़ी के पीछे की तरफ जाते हैं, लेकिन बेट्सी जो कि गाड़ी में अकेली है उसे बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आवाजें इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी आंख, नाक, कान में से खून बहने लग जाता है। कैरी और क्रिश भी उस टंकी के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन टंकी के ऊपर ताला लगा हुआ था, इसीलिए वो उस टंकी को नहीं निकाल पाते हैं। बेट्सी अब हाथ में चाकू ले लेती है। उसे लगता है कि कोई बुरी शक्ति उसके पास में आ रही हो कि तभी यहाँ पर कैरी आ जाती है और वो चाकू उस कैरी को मार देती है। लेकिन कैरी इससे थोड़ी सी ही घायल होती है। वो उस घाव पर पट्टी बांध लेती है, लेकिन तभी क्रिश देखता है कि यहाँ से एक और गाड़ी आ रही है। वो उस गाड़ी से मदद मांगने के लिए गाड़ी के सामने आ जाता है। ये गाड़ी और किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी क्रिश के अलावा, कि तभी ये गाड़ी क्रिश के पीछे पड़ जाती है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन वो अपनी ही गाड़ी से टकरा जाता है जिसमें हिरण के सींग लगे हुए थे और वो उसी वक्त मर जाता है। अब गाड़ी में सिर्फ दो ही लड़कियां बची थी, कैरी और बेट्सी। यहाँ पर कैरी को सपना आता है कि सुबह हो चुकी है और सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन जो आत्मा है वो बेट्सी के अंदर आ चुकी है और अब वो एक चाकू लेकर कैरी को मारने वाली है। इतने में कैरी की आंख खुल जाती है। वो बेट्सी से कहती है कि हमें अब बाहर निकलना चाहिए। वो कहती है हम जंगल की तरफ भागते हैं, हमें बस सुबह तक किसी भी तरह खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर धुआं फैलने लगता है। कैरी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है, लेकिन बेट्सी गाड़ी के अंदर ही रह जाती है। वो जो बुरी आत्मा थी वो बेट्सी को भी मार देती है। अब सिर्फ कैरी ही जिंदा बची थी। कैरी जंगल की तरफ
भागती है, लेकिन उसे कहीं पर भी मदद नहीं मिल रही थी। वो भागती रहती है और एक हाईवे तक पहुंच जाती है फाइनली। लेकिन यहाँ पर एक फुल स्पीड में ट्रक आता है जो कि कैरी को भी कुचल देता है, और यहाँ पर ही मूवी का दी एंड हो जाता है। आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।